हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो साइंस एंड टेक की सीरीज में आज दूसरा वीडियो है। ये टॉपिक है टिश्यू। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ टिश्यू से कि होता क्या है। उसके बाद में कितने तरह के टिश्यूज होते हैं। फिर ब्लड भी एक तरह का टिश्यू ही है। उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनके क्या क्या काम है। तीसरा, फिर उसके बाद में ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। फाइनली लास्ट में कुछ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स देखेंगे, जिसमें क्रायोजेनिक्स है। अब हर एक टॉपिक के साथ में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो हैं, जो पिछले यूपीएससी में पूछे गए हैं या फिर उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस जो है, उसको हम लोग साथ साथ ही टॉपिक के बाद में देख लेंगे। शुरू करते हैं टिश्यू से। तो टिश्यू सेल का एक समूह है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, उसकी अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से है कि हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी दे सके जो भी काम के लिए वो लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ब्लड है, उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स से लेके आता है। उसका काम है कि शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचाना, अलग अलग पार्ट में जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचाना। तो इस काम के लिए उसका डिजाइन ऐसा है कि जो आरबीसी है वो गोल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने साथ में कैरी कर सके। राउंड है इसीलिए सबसे ज्यादा कैरी कर सकेंगे। दूसरी बात, क्योंकि राउंड है तो उसमें टूट फूट कम होगी, वियर एंड टियर कम होगा। तो ये जो गोल उसको बनाया है, ये जो अरेंजमेंट की गई है, ये इसीलिए है ताकि जो काम है, फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उस काम को वो बखूबी पूरे तरीके से निभा सके। तो ये तो हो गया टिश्यू के बारे में। अब टिश्यू कितने तरह के होते हैं? तो टिश्यू चार तरह के होते हैं। पहला है एपिथेलियल। पूरे शरीर के ऊपर जो कवरिंग है, जो स्किन दिखाई देती है, ये एपिथेलियल टिश्यू में ही आता है। शरीर के अलावा शरीर के अंदर भी जो ऑर्गन्स हैं, उसके उसमें भी जो कवरिंग होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की ही होती है। ये पूरे शरीर को कवर प्रोवाइड करता है, पूरे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा है मस्कुलर। शरीर के सारे मसल्स जो हैं वो मस्कुलर टिश्यू में आते हैं। इसका काम है शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को मूवमेंट देना। तीसरा है नर्वस। इसमें जो न्यूरल टिश्यूज हैं वो आते हैं, जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। बॉडी के किसी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाया, और ब्रेन से जो उसका रिस्पॉन्स आया वो बॉडी पार्ट तक पहुंचाया, जिसके अकॉर्डिंगली बॉडी अपना रिस्पॉन्स देती है। चौथा है कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा कि नाम बता रहा है कि अलग अलग पार्ट को जो कनेक्ट करता है उसे बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। इन सब के अलग अलग पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं वो हम आगे देखते हैं। शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो चार तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्क्वैमस। सबसे पहले ये निर्धारित कर लीजिए कि इसका फंक्शन क्या है, और जैसा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली उसका शेप है। जैसे ये सबसे पतले होते हैं, यहाँ इसकी जरूरत होती है लंग्स में। लंग्स में क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से, जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन आ रहा है, उस ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर में जो ब्लड वेसल्स है उसमें जाना है, ताकि ये ब्लड वेसल्स में जाके पूरे शरीर तक पहुंच सके। तो यहाँ पे पतली एक लेयर चाहिए होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिल सके। ये जो पतली लेयर है, पतली लेयर ऑफ स्किन जो है वो स्क्वैमस, उसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या है ये? स्क्वैमस, SQUAMOUS। यही जो स्क्वैमस है, इसी की एक के ऊपर कई सारी लेयर्स हो जाती हैं। तो वो जो लेयर हो जाती है, तो अब वो परमिएबल नहीं रह जाता है। ऊपर के शरीर के ऊपर की जो स्किन है वो ऐसे ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक करके जो रखते हैं उसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है। इसमें परमिएबिलिटी नहीं होती है। इसका काम, मेनली काम होता है इसका काम प्रोटेक्शन देना, शरीर को प्रोटेक्ट करना, ताकि बाहर से कोई चीज शरीर के अंदर में न घुस सके। ये पहली लेयर होती है जो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। तीसरा है क्यूबॉइडल। इसमें छोटे छोटे क्यूबॉइड टाइप के बने होते हैं। इसका काम होता है एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट
थोड़े से मोटे होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, तो चौड़े भी हो जाएंगे, तो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा काम होता है इसका, एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप में है, तो हर एक जो पार्ट है उसके 6 साइड्स होंगे, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन में भी काम करेंगे। तो ये किडनीज में होते हैं। और दूसरा सैलाइवरी ग्लैंड्स में भी, जहाँ पे ग्लैंड्स रिलीज कर रहे हैं जिसके कारण से खाना पचने में आसानी होती है, सलाइवा जो रिलीज कर रहे हैं, उसमें भी क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। चौथा है कॉल्यूमिनर। ये क्यूबाइडल से थोड़े से पतले होते हैं, मतलब इस तरीके से होंगे। जैसे क्यूबॉइड जो होता है उसमें साइड्स जो है वो मोटी होंगी, लेकिन कॉल्यूमिनर जो होंगे वो लंबे ज्यादा होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इसलिए होते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए। ये पूरा, ये जो ऊपर वाला है ये सरफेस एरिया हो जाएगा, ये जो पूरा ऊपर से सरफेस एरिया हो जाएगा, तो इसके कारण से एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। जहां पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू होता है। और ये कहाँ होते हैं, तो इंटेस्टाइन में होता है, लंग्स में होता है। तो ये है एपिथेलियल टिश्यू, और काम के अनुसार से ये बटे हुए हैं। कहाँ कहाँ होते हैं बॉडी में, ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। तो मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एक है कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, तीसरा स्मूथ मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जैसा कि नाम बता रहा है, तो कार्डियक मसल्स यानी हार्ट से रिलेटेड होगा। ये टोटली इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। अपने हार्ट को ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी के अनुसार से उसको रोक सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसे को इनवॉलेंट्री बोला जाता है। दूसरा है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल का मतलब होता है ढांचा, यानी आपके शरीर को जो ढांचा दे रहा है, पूरा जो ऊपर से जितने भी मसल्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, वो स्केलेटल मसल का रूप है। तीसरा है स्मूथ मसल्स। ये बॉडी के अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसमें होता है, और ये भी इनवॉलेंट्री होता है, यानी इस पे आपका कोई जोर नहीं चलता है। अकॉर्डिंग टू जैसा एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं, जो अपना फंक्शन दिया हुआ है उसको पूरा करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि जैसे कि आंखों में प्यूपिल होता है एक। तो जब आप अंधेरे कमरे से रोशनी में जाते हैं, तो आंखों को वहां पे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये इसलिए हो रहा होता है, अब रोशनी ज्यादा है तो अब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आंखों में रोशनी कम जाती है, आंखें चौंधियाती नहीं है। तो ये ब्राइट लाइट में प्यूपिल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। इसी के ठीक उल्टा, जब आप रोशनी से अंधेरे कमरे में आते हैं, धीरे धीरे यही प्यूपिल जो है वो डायलेट होता है। तो ये डायलेशन का काम जो है वो प्यूपिल करता है। इसी तरीके से ये लंग्स में होता है, उसके बाद में आपके फूड पाइप में होता है, आर्टरीज और वेन्स में होता है। अब मस्कुलर टिश्यू में जो तीनों हैं, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, इसमें तीन फर्क हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहला तो न्यूक्लियस के बेसिस पे कि कितने न्यूक्लियस हैं। न्यूक्लियस तो तीनों में होते हैं, बात यह है कि कितने न्यूक्लियस हैं, उसका शेप कैसा है उसके बेसिस पे, और उसकी ब्रांचिंग है कि नहीं। ठीक है, वेदर ब्रांच्ड और नॉट, वेदर ब्रांच्ड और नॉट। तो इन तीनों के बेसिस पे फर्क है। हमेशा देखिएगा कि ये जो तीनों हैं उसमें कोई एक इसमें अलग होगा, बाकी दो सेम टाइप के होंगे। तो न्यूक्लियस की बात करें तो कार्डियक मसल्स हैं उसमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, और स्मूथ मसल्स में भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। स्केलेटल मसल जो होता है उसमें वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। शेप की बात करें तो कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल होता है, स्केलेटल मसल भी सिलेंड्रिकल होता है। स्मूथ मसल जो होता है सीधा लंबा सिलेंडर की तरह आ रहा है, लेकिन लास्ट में जो एंड होगा वहां पे क्या होगा कि वो पॉइंटेड होगा, जैसे ठीक आपकी पेंसिल जैसे होती है। तो वैसा इसका शेप होता है स्मूथ मसल्स का। तीसरा है ब्रांचिंग की। तो कार्डियक मसल्स अब ब्रांच ब्रांच हो जाता है, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स अनब्रांच्ड है। ये है मस्कुलर टिश्यू के बारे में। आगे बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू को न्यूरल टिश्यू भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और ब्रेन से वापस जो ब्रेन है अपना
वहां से वापस जो इंफॉर्मेशन है उस बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो ब्रेन समझता है कि हाँ ठीक है, क्या सेंस हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ये रिएक्शन वापस भेजता है। ठीक है। तो ये जो तार है जो जोड़ता है दोनों को, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है, ये तार है नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू से बना हुआ रहता है। ठीक है। इसमें न्यूरल सेल्स होते हैं। कई कई न्यूरल सेल जो होते हैं वो 1 मीटर से ज्यादा की लंबाई के होते हैं। मोर देन 1 मीटर लेंथ न्यूरल सेल इतने लंबे होते हैं। इसके बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें तो इसका शेप ऐसे होता है, लंबा सा। एक तरफ में एक गोल सा होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया, उसी में न्यूक्लियस होता है, और बाकी दूसरा ये लंबी सी है। और ये फिर दूसरे से फिर यहाँ कनेक्टेड होगा। यहाँ पे जैसे इसके पार्ट है, ये दूसरे से कनेक्टेड होंगे। दूसरा सेल यहाँ पे स्टार्ट होगा, जिसका मान लीजिए ऐसे करके होगा, और उसके पार्ट्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। और इस तरीके से पूरा चेन बनता है और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पास करने में हेल्प करते हैं। ये है नर्वस टिश्यू के बारे में। अगला है कनेक्टिव टिश्यू। इनको समझने के लिए एक नया तरीके से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको पूरा का पूरा एक, जैसे डॉक्टर सेट या किचन सेट होता है ना बच्चों के खिलौने, तो उसी तरीके से मान लीजिए एक बॉडी का एक सेट आपको पूरा का पूरा तैयार करना है। तो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच वो चीज स्टार्ट करनी है। अब शुरू में जो उसको ढांचा देगा वो है बोन्स। ठीक है। तो बोन्स भी एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है, शरीर को हमने जैसा कि बताया कि ढांचा देता है, तो स्केलेटन का काम करता है। दूसरा, ये मूवमेंट देता है, बॉडी को चलने में हेल्प करता है। तीसरा, बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है। हार्डनेस स्टिफनेस है तो ये प्रोटेक्शन भी देता है। बोन्स जो देखा होगा वो हार्ड होती हैं। बोन्स भी तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से नीचे तक एक ही बोन है। हमारे शरीर में कोई 206 बोन्स होती हैं। अब 206 बोन्स हैं तो आपस में तो कनेक्ट होंगे ही होंगे। तो बोन्स को जो आपस में कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। यानी बोन और बोन की जहां कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को पूरा करने के लिए बीच में लिगामेंट होगा ही होगा। ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। अब आप कुछ बोन्स देखिएगा, जैसे कि कान है जहां पे एंड हो रहा है बोन, तो ये कान कुछ सॉफ्ट होता है, लेकिन बोन्स जो होते हैं वो तो बिल्कुल हार्ड होते हैं, थोड़े भी फोल्ड नहीं होते हैं। कान सॉफ्ट होते हैं। उसी तरीके से नाक का जो एंड पार्ट है वो, उसको आप टच कीजिए, उसको भी आप थोड़ा सा हिला सकते हैं। उसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये जैसे आपके कान में होता है, आपके नाक में है, बड़े बोन्स जहाँ खत्म हो रहे हैं, यानी जो छाती में जो रिब्स होती हैं, तो वहां पे होता है। तो इनको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज। बॉडी में मसल्स भी हैं, तो बोन को अब मसल से भी कनेक्ट करना है। बोन से जो मसल को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं टेंडन। टेंडन। ये बोन्स को मसल्स के साथ में कनेक्ट करता है। एक साइड में बोन्स हो गए, एक साइड में मसल्स हो गया। ठीक है। ये तो कनेक्ट हो गया। अब मसल्स के ऊपर दूसरा क्या है, स्किन होता है, एपिथेलियल सेल। उसको भूलना नहीं है। तो स्किन, मसल्स और स्किन को जो कनेक्ट करेगा उसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। कनेक्ट, ये किसको कनेक्ट करता है, स्किन को और मसल्स को। इसके अलावा एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। फैट आपका स्टोर होता है आपकी बॉडी में, वो सारा फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करने के अलावा ये क्या करता है कि आपके जो बॉडी के जरूरी ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इसके आसपास भी ये फैले रहते हैं। इसके कारण से ये उसको एक कुशन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसके अलावा एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि है ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, फूड जो है वो हर एक सेल तक पहुंचाता है, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल। तो ये भी, ब्लड भी जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है। अब एक एक करके कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर में हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कहाँ कितनी हड्डियां होती हैं ये देख लेते हैं। जैसे जो सर है, हेड जो है, उसमें 29 हड्डियां होती हैं, 29। दोनों हाथों में मिला के 64 हड्डियां होती हैं। सामने जो छाती वाला हिस्सा आता है, इसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब होते हैं।
12 पेयर्स ऑफ रिब होते हैं जो इस तरीके से गोल गोल घूमे रहते हैं। तो ये 12 पेयर्स हो गए यानी 24। और बीच में जो हड्डी जहां से ये कनेक्ट कर रहे हैं बीच में, इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो 24 प्लस एक 25 हो गए। इसी तरीके से जो बैकबोन है पीछे, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसमें टोटल 26 हड्डियां होती हैं, 26। ये 26 हड्डियां एक के ऊपर एक अलाइंड होती है, और इसके बीच से ही स्पाइनल कॉर्ड जाता है जो ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये 26 हड्डियां यहाँ पे होती हैं। उसके बाद में दोनों पैरों में मिला के 60 हड्डियां होती हैं। और दो हड्डी आपके कूल्हे में होती है, पेल्विस एरिया में होती है। तो इस तरीके से टोटल 206 हड्डियां होती हैं। अब कुछ हड्डियां जो हैं उनके नाम देख लेते हैं, और कॉमन नेम क्या बोलते हैं उसको वो देख लेते हैं। जैसे फीमर है, ये ये वाली हड्डी, जांग की हड्डी जिसे बोलते हैं, ये बॉडी का सबसे बड़ी हड्डी होती है, लॉन्गेस्ट, और सबसे भारी हड्डी भी ये होती है। उसके बाद में स्टेप्स के बारे में, ये सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, शॉर्टेस्ट। ये होती है कान में। हमारे कान में तीन हड्डियां होती हैं, जो है मैलस, इंकस और स्टेप्स। एम से मैलस, आई से इंकस और एस से स्टेप्स। तो जो आखिरी वाली हड्डी है स्टेप्स जो है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में होती है। तो दो कान है, यानी हमारे शरीर में ये दो हड्डियां होती हैं। उसके बाद में हाइयोइड बोन, ये हमारी जीभ के नीचे होती है, ये टंग में होती है। और सबसे खास बात इस हड्डी की ये होती है कि ये किसी और दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये मसल्स, दोनों तरफ मसल्स से जुड़ी हुई होती है। तो ये हाइयोइड कहाँ होती है? टंग में होती है। एटलस, ये जहां पे गर्दन, यहाँ पे हमारा जो है रीढ़ की हड्डी और सर, ये दोनों जहां मिलता है, तो यहाँ पे एटलस, एटलस को यस बोन भी कहा जाता है। सर आगे की तरफ जो झुकाना है, उसमें यही काम करता है। तो यस का ये प्रतीक है, तो इसीलिए इसको यस बोन भी कहा जाता है। उसके बाद में है क्लेविकल। गर्दन के नीचे अगर आप टच करेंगे तो आपको एक हड्डी गोल सी घूमती हुई दिखाई देगी सबसे ऊपर गर्दन के नीचे। ठीक है, यहाँ पे होती है ये गर्दन के नीचे, जस्ट सीधे गर्दन के नीचे ये जो दिखाई दे रही है, ये क्लेविकल है। इसको कॉलर बोन भी कहा जाता है, कॉलर बोन। और इसे आम बोलचाल की भाषा में इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। दोनों नाम है इसके, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। तो ये है क्लेविकल। उसके बाद में बीच में जहां हमने बताया था कि स्टर्नम, जहां पे रिब्स जो है सामने में अटैच होती हैं, ये बीच की जो हड्डी है, ये है स्टर्नम। तो इसको बोला जाता है ब्रेस्ट बोन। इन्हीं बड़ी हड्डियों में, या जो फ्लैट हड्डियां हैं, बड़ी हड्डियां जैसे फीमर हो गई, ये बड़ी हड्डी हो गई। फ्लैट हड्डी जैसे यहाँ पे है, ये पेल्विस एरिया में जो फ्लैट हड्डी है, या रिब्स में जो है, यहाँ पे बोन मैरो होता है, और यही बोन मैरो है जहाँ पे खून बनता है। बोन्स जो है वो टीनेज जब है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो उस टाइम में बोन्स की लेंथ बढ़ना खत्म हो जाती है। लेकिन बोन्स की डेंसिटी और स्ट्रेंथ जो है वो जीवन भर चेंज होती रहती है। तो यदि अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सावधान रहिएगा कि लेंथ बढ़ना तो खत्म हो जाती है, लेकिन डेंसिटी और स्ट्रेंथ जो है वो जीवन भर चेंज होती है, और कैल्शियम से बोन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब कैल्शियम तो हमने बता दिया, लेकिन कैल्शियम के अलावा हड्डी बनाने के लिए, बोन्स बनाने के लिए फास्फोरस, सोडियम और कोलेजन, एक प्रोटीन होता है कोलेजन, ये सब भी लगता है। इसके अलावा और सारे मिनरल्स भी लगते हैं। और फास्फोरस का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि फास्फोरस कई जगह पे यूज होगा। सेल में भी देखा होगा कि जो एनर्जी होती है वो एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वहां पे भी फास्फोरस का काम है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इनको मैच करना है। ए जैसे ब्रेस्ट बोन है, तो ब्रेस्ट बोन हमने अभी देखा कि ब्रेस्ट बोन कहाँ पे, ब्रेस्ट बोन को क्या कहा जाता है? स्टर्नम बोला जाता है, जस्ट अभी देखा है। तो ए को 4 के साथ में मैच करना है। ए को 4 के साथ में कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये वाले में। बी में है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो बी नहीं हो सकता ऑप्शन। सी में है? नहीं है। डी में? हाँ, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। कॉलर बोन को बोलते हैं क्लैविकल।
सी से कॉलर बोन, सी से क्लैविकल। तो ये ए में भी है और डी में भी है, तो अभी भी आंसर हमें नहीं मिला है। सी देखिए, नी कैप। नी कैप बोलते हैं जो घुटने हैं, घुटनों के ऊपर जो है उसको बोलते हैं पटेला। तो सी का सेकंड हो गया, सी का सेकंड। ए में 3 लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। डी में देखिए सेकंड है, हाँ, तो ये होगा। और इसी तरीके से शोल्डर ब्लेड, ठीक है, शोल्डर ब्लेड इसको बोलते हैं स्कैपुला। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड। तो ब्लड बोन मैरो में बनता है, अभी हमने जस्ट बताया बोन मैरो क्या होता है कि लंबी हड्डियों में होता है, लंबी हड्डियों के बीच में होता है, और या फ्लैट हड्डियों के बीच में होता है, लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स, ठीक है, यहाँ होता है, यहाँ पे बनता है। ब्लड जो है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी हो गया रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, कलर से नाम जाना जा रहा है। तीसरा है प्लाज्मा, चौथा है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इन चारों को मिलके ब्लड हमारा बनता है। ब्लड में आरबीसी जो है वो 45% होता है, प्लाज्मा जो रहता है वो 55% रहता है, ठीक है। तो लगभग लगभग यही दोनों मिला के पूरा ब्लड बना देते हैं। लेकिन प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी ये दोनों मिला के लगभग लगभग 1% होते हैं, 1% से भी कम होते हैं, ठीक है। तो ये 1% भाग है, लेकिन शरीर के लिए सभी बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इनके काम ऐसे हैं। अब क्या क्या काम है वो एक एक करके देख लेते हैं। ये प्लाज्मा है, और ये प्लेटलेट्स है, ठीक है। 55% शरीर में क्या है? प्लाज्मा है। प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी ये दोनों मिला के 1% है। रेड ब्लड सेल 45% है। अब सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की। ये लाल कलर के होते हैं। लाल कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इस हीमोग्लोबिन की खासियत होती है कि ये ऑक्सीजन को, जो O2 है, जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना है, लंग्स से लाके शरीर के हर एक सेल में पहुंचाना है, वो O2 हीमोग्लोबिन से ही अटैच होता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण से लाल कलर होता है। यानी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो आपका जो रेड ब्लड सेल है वो हेल्दी रहेगा, और ज्यादा रहेगा तो ज्यादा आपका ऑक्सीजन कैरी करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। कहां से? लंग से सेल तक लेके जाएगा, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स तक लेके जाएगा, ताकि लंग्स के बाद में फिर उसको सांस के द्वारा बाहर निकाल सके। तो ये तो आरबीसी के बारे में बात हुई। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। हमने एक ऐसा सेल देखा जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में। आरबीसी की लाइफ 100 से 120 दिन की होती है। ये खत्म होता है जाके आपके लिवर में, और लिवर के नीचे ये जो है ये है स्प्लीन। इन दोनों जगह पे खत्म होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल भी बोला जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की बात। ये है व्हाइट ब्लड सेल के पार्ट्स, डब्ल्यूबीसी जो बोलते हैं शॉर्ट में। इसके 5 पार्ट्स होते हैं: मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो नाम जिससे एंड कर रहा है, जैसे यहाँ देखिएगा इन तीनों के नाम ना फिल से एंड कर रहे हैं, तो इन तीनों को एक साइड में कर लो, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इन दोनों को एक साइड में कर लो। ये जो है ये ग्रैन्युलोसाइट है, ये ग्रैन्युलोसाइट के पार्ट्स हैं ये तीनों। याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नाम के आगे फिल लगा हुआ है। और ये दोनों जो है वो ए ग्रैन्युलोसाइट है, साइट है। इसमें न्यूक्लियस होता है, तो इसका काम है इम्यूनिटी देना, डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करना, कि बॉडी में यदि कोई बाहर से कोई हार्मफुल चीज बॉडी के अंदर में आती है तो उसको मार भगाने का काम डब्ल्यूबीसी का है।
ये पांचों नाम जो हैं, ईओसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसको याद करने का तरीका है कि एक स्टेटमेंट आप याद रखिए, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। एन से स्टार्ट हो रहा है नेवर, तो ये न्यूट्रोफिल हो गया। एल से लिम्फोसाइट हो गया, एम से मोनोसाइट हो गया, ई से ईओसाइनोफिल हो गया और बी से बेसोफिल। और जिस अरेंजमेंट में है उसी अनुसार से ब्लड में इसकी मात्रा जो है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा, डब्ल्यूबीसी के जो पार्ट्स हैं उसकी मात्रा इसी अनुसार से घटती जाती है। इसके बाद में आते हैं प्लेटलेट्स। जब कहीं कट लग जाता है या कोई और दिक्कत के कारण से बॉडी से खून निकलने लगता है, तो वो खून निकलना थोड़ी देर बाद में बंद हो जाता है। बंद इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये धीरे धीरे वहाँ पे एक कवर बनाते हैं, जिसके कारण से ब्लड अब नहीं निकलता है और ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके कारण से ब्लड को रोका जाता है, उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। और ये काम करता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा में मैक्सिमम पार्ट प्लाज्मा का जो होता है वो होता है पानी। इसके अलावा इसमें कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो है वो मल्टीटास्किंग चीज है। बाकी सब अपना एक एक काम कर रहे थे। किसी का काम है कि खून निकले तो उसको बंद करना, किसी का काम है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लेके वापस इसको लंग्स तक लेके जाता है और वहां से सांस के थ्रू ये बाहर निकलता है। फिर उसके बाद में हार्मोन्स भी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। प्रोटीन भी कैरी करके हर एक सेल तक पहुंचाता है। ग्लूकोज जो एनर्जी देता है, तो वो भी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम एक तो ये कर रहा है प्लाज्मा। दूसरा, इसमें फिब्रिनोजन होता है जो कि प्लेटलेट्स की मदद करता है। उसके बाद में इसमें कई सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, उसमें एक एल्ब्यूमिन होता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है, ताकि जो ब्लड है वो हर एक जो सेल्स हैं उस तक प्रॉपरली जो उसको चाहिए वो चीज़ें प्रोवाइड करे और उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ले सके। तो इस प्रोसेस को बनाए रखने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो चाहिए, उसके लिए ये प्लाज्मा ही जिम्मेदार होता है। ब्लड विस्कोसिटी भी जो बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो प्लाज्मा होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जब कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है एक्सीडेंट के केस में या सर्जरी के केस में, तो जिसको ब्लड चढ़ता है उसको बोलते हैं रिसीवर, रिसिपिएंट या रिसीवर। और जो ब्लड देता है उसको बोलते हैं डोनर। कई बार ब्लड डोनेट करके ब्लड बैंक में रख दिया जाता है, ब्लड बैंक, और इसमें खून स्टोर किया जाता है। उसके बाद में जैसे ही ज़रूरत पड़ी तो रिसीवर को जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे पहुँचाया जाता है रिसिपिएंट को। तो इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझते हैं। खून कौन किसको दे सकता है ये समझते हैं। ये समझने से पहले दो चीज़ें, एंटीजन और एंटीबॉडी, इसको अच्छे तरीके से माइंड में क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसका बार बार नाम लिया जाएगा। तो सबसे पहले एंटीजन। एंटीजन बायोलॉजी में फॉरेन बॉडी को बोला जाता है। मतलब फॉरेन बॉडी मतलब जो कि बाहर से आ रहा है, हमारी बॉडी के बाहर से आ रहा है। ठीक है, फॉरेन बॉडी को बोला जाता है। ये प्रोटीन होता है। और एंटीबॉडी ये बॉडी के अंदर में होता है, और बॉडी के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो इसको बनाता है। और ये एंटीजन के अगेंस्ट में बनता है, अगेंस्ट एंटीजन बनता है। ठीक है। ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे अंदर ब्लड में जो आरबीसी होता है उस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। इन आरबीसी एंटीजन प्रेजेंट, ये आरबीसी पे एंटीजन होता है। अच्छा, एंटीजन के अकॉर्डिंगली जो एंटीबॉडी है उसकी खास बात यह है कि एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ही काम करता है। अगर मान लीजिए कि एंटीजन ए है, तो उसके खिलाफ में एंटीबॉडी ए ही बना हुआ होगा जो उसके अगेंस्ट में काम करेगा, और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। और ये एंटीबॉडी की भी एक खासियत है कि और किसी दूसरे एंटीजन पे काम नहीं करेगा। तो एंटीबॉडी जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक। तो ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि बॉडी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तो अगर
ए बी एंटीजन दोनों, यानी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ए भी है और बी भी है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और अगर दोनों में से कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर हो जाता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। अब जैसे ये ग्रुप ए है, तो रेड ब्लड सेल पे ए एंटीजन हमारा प्रेजेंट है। जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके अगेंस्ट में दूसरा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी कभी भी एक बॉडी में अपने आप नेचुरली नहीं मिलता है। ठीक है। तो यदि ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप बी है तो रेड ब्लड सेल में बी एंटीजन होगा और वहां पे एंटीबॉडी ए होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी में, तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी खाली होगा। और ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है कि यहाँ पे ना एंटीजन ए है ना बी है, तो ऐसे केस में दोनों के दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये तो हुई एबीओ की बात। उसके बाद में जब भी ब्लड ग्रुप देखा होगा तो ब्लड ग्रुप के आगे प्लस माइनस लगा रहता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए पॉजिटिव बोलता है या ए नेगेटिव बोलता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, उसको बोलते हैं आर एच फैक्टर, रिहीसियस फैक्टर। आर एच का फुल फॉर्म है रिहीसियस। रिहीसियस ना एक मंकी होता है जो हमारे घर के आसपास में मिल जाता है, मोहल्ले में कई बार आ जाता है। तो वो रिहीसियस मंकी है। इस पे बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं मेडिकल फील्ड में, क्योंकि हमारी बॉडी से इसकी बॉडी में काफ़ी समानता होती है। इम्यून सिस्टम भी कुछ कुछ सेम ही होता है और जनरली आमतौर पे अवेलेबल रहता है। तो इस पे बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं। इसी तरीके से जब ब्लड की टेस्टिंग हो रही थी तो वहाँ पे आर एच एंटीजन जब पहचाना गया रिहीसियस मंकी में, तो उसी रिहीसियस मंकी के नाम पे इसको आर एच फैक्टर का नाम दे दिया गया। यदि ये आर एच एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट है, यदि आरबीसी में ये प्रेजेंट है तो उसको डिनोट करते हैं प्लस से। अगर ये आर एच फैक्टर है तो इसका मतलब प्लस लिखा जाएगा, एंटीजन प्लस हो गया। और अगर ये नहीं है तो माइनस। और अगर मान लीजिए कि किसी में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसमें आर एच एंटीबॉडी नहीं होगा, हमारा वो जो रूल है वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। दूसरा, यदि माइनस है तो मतलब आर एच एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आर एच एंटीबॉडी इसमें जरूर होगा। तो हमको एक तो जब भी ब्लड ग्रुप मैच करना है तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में से देखना है और एक आरएच फैक्टर में से देखना है। तो इसी तरीके से ब्लड ग्रुप सिस्टम काम करता है। अब देखते हैं कि कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन कहाँ से ब्लड जो है वो रिसीव करता है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ब्लड जहाँ का जा कहाँ रहा है। तो ब्लड हमेशा रिसिपिएंट के बॉडी में जाएगा। तो रिसिपिएंट के बॉडी में जाएगा, वहां का हमको एंटीबॉडी देखना है। अगर हमको उसका ब्लड ग्रुप पता है तो हम एंटीबॉडी देख सकते हैं। तो रिसीवर का हमको एंटीबॉडी देखना है, डोनर का एंटीजन देखना है। यदि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम सेम है तो वो खून कभी नहीं चढ़ेगा, वो उसका डोनर कभी नहीं हो सकता है। तीसरा रूल ये है कि बाकी इसके बाद में जितने भी बाकी बच गए वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उचित हैं। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ए पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो हमने पहले बोला कि रिसीवर में एंटीबॉडी देखना है। ये बात तो साफ है कि ए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें होगा एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी। और आर एच एंटीबॉडी इसमें नहीं होगा क्योंकि आर एच एंटीजन है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास डोनर में कौन कौन आ जाते हैं। तो डोनर में ए बी, ए ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और सबके प्लस माइनस। तो पहले एबीओ सिस्टम में देख लेते हैं। एंटीबॉडी बी है, डोनर का एंटीजन देखना है। तो एंटीजन बी वाला तो कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ए बी वाला भी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें बी एंटीजन भी है जो इसके साथ में कोगुलेट कर जाएगा, खून जमा देगा। तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास में बचा ए और ओ। अब इसके बाद में आर एच फैक्टर में देखते हैं। तो आर एच फैक्टर में हमने देखा कि एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे एंटीजन है चाहे नहीं है, इससे हमको कोई असर नहीं पड़ता है। तो प्लस वाला भी चलेगा, माइनस वाला भी चलेगा। यही है, ये जो सेम सेम कैंसिल हो रहे हैं, यानी बी और बी एंटीबॉडी और बी एंटीजन यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में बचा क्या, ए प्लस
ए माइनस, फिर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इसी बेसिस पे अगर देखेंगे तो ओ नेगेटिव जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर क्या है, क्यों है ये? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, ना इसमें आर एच वाला एंटीजन है, क्योंकि माइनस से डिनोट कर रहे हैं, तो आर एच वाला भी एंटीजन नहीं है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। इसी तरीके से यूनिवर्सल रिसीवर होता है, वो है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव में अगर देखो तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं, क्योंकि सारे एंटीजन है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी मिलता नहीं है, तो इसीलिए इसमें कोई भी खून, कोई भी ब्लड ग्रुप इसमें चढ़ा सकते हैं। ये तो बात हुई मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। इसके बाद में इसी पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन, इसका ब्लड ग्रुप ही नहीं पता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। तो लेट से कि जो रिसीवर है उसके बारे में हमें नहीं पता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन उसको ब्लड तुरंत चढ़ाना है। अब ऐसे केस में कौन सा, जो ऑप्शंस में से चारों हैं इसमें से कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो चढ़ाया जा सकता है उसको? तो सबसे पहले तो यदि अगर आपको याद हो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो वो देख के आप यहाँ पे सही कर सकते हैं, ओ नेगेटिव यहाँ पे सही हो सकता है। एक तो ये है, लेकिन इसको अपनी जो समझ है उस बेसिस पे कर लेते हैं। तो रिसीवर में मान के चलते हैं हम कि इसमें सारे के सारे, रिसीवर का क्या देखना था, एंटीबॉडी देखना था, तो इसमें एंटीबॉडी जो है वो सारे के सारे प्रेजेंट है। कौन कौन से एंटीबॉडी है? तो इसमें ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, और आर एच एंटीबॉडी भी जो है वो भी प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है। तो जो डोनर होगा उसके एंटीजन देखने हैं हमको, उसमें ना ए एंटीजन होना चाहिए, यानी ए कैंसिल, ना उसमें बी एंटीजन होना चाहिए, ठीक है, तो बी भी कैंसिल। अब हमारे बचता है दो, ओ। तो ओ में अगर ओ पॉजिटिव है तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आर एच इसके साथ में मैच कर जाएगा, सेम सेम हो जाएगा, ये कोगुलेट कर जाएगा। तो फिर ओ में दूसरा ऑप्शन है ओ नेगेटिव, यही बचा है, यही इसके साथ में जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आधा कॉमन सेंस का है, क्योंकि प्लानिंग हमें उसकी करनी है तो हमें नहीं पता है तो बेस्ट प्लानिंग करनी है। बेस्ट प्लानिंग वही होती है जिसमें जितने भी ऑब्स्टेकल हैं सामने, उस सबको मान लेना है कि वो अभी प्रेजेंट होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है। तो बेस्ट प्लानिंग के अनुसार से भी हमारा जो आया वो ओ नेगेटिव आया, ए ऑप्शन आया। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बात होती है, ये रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इंडिया में जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की जो रजिस्ट्री है इंडिया में, उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 450 लोग ही उस रजिस्ट्री में हैं। इंडिया में तो फिर भी 450 लोग हैं, ब्राजील में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं। इंडिया में 10,000 में से एक आदमी में बॉम्बे ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप होता है। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में यही संख्या जो है वो 2.5 लाख में एक आदमी में ये ब्लड ग्रुप होता है। और ये रजिस्ट्री इसीलिए बनाई जाती है ताकि लोगों का पता हो कि सेम ब्लड ग्रुप के कौन है, और उनको टाइम पे यदि ज़रूरत पड़े तो दूसरों को फ़ोन करके उनको बुलाया जा सके ब्लड डोनेट करने के लिए। इसको सबसे पहले बॉम्बे में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा है। उसके बाद में आती है स्टोरेज की बात। तो खून जो डोनेट किया जाता है, तो आरबीसी या जो होल ब्लड है उसको स्टोर करके ट्रांसफ्यूजन के लिए 35 से 42 दिन तक ही रखा जा सकता है। उसके बाद में उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, उसकी क्वालिटी ब्लड को चढ़ाने लायक, ट्रांसफर करने लायक नहीं रहती है। ये जो 35 टू 42 डेज तक रखा जाता है, इसमें इसको 2 to 6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में रखा जाता है। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर में रखा जाएगा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण से वो ब्लड खराब हो जाएगा। यदि इससे कम टेम्परेचर में रखा गया, 2 डिग्री से कम टेम्परेचर में रखा गया, तो ब्लड कोगुलेट कर जाएगा, वो चढ़ाने लायक नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आरबीसी को स्टोर किया जाता है, और 35 से 42 डेज तक ही स्टोर करके रखा जा सकता है। अभी एक क्रायोजेनिक्स टेक्निक के थ्रू, क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे किसी चीज को,
कोई मटेरियल कैसे काम करता है या किसी चीज को स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। तो क्रायोजेनिक की मदद से आरबीसी को स्टोर किया जाता है -80 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पे, और इसमें ना ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है जिसके कारण से ये कोगुलेट नहीं करता है, और ये 10 साल तक यूज किया जा सकता है। अप टू 10 ईयर्स इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं कि आरबीसी रेड ब्लड सेल डोपिंग में कैसे यूज होता है। तो खिलाड़ी क्या करते हैं कि गेम से 30-40 दिन, जो भी इवेंट है उससे 30-40 दिन पहले ये अपनी बॉडी से ब्लड निकालते हैं। उस ब्लड के जो चारों पार्ट है उसको अलग करते हैं। चार पार्ट कौन कौन से थे? आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनको सबको अलग अलग करते हैं। उसके बाद में इन तीनों को ये हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और आरबीसी को स्टोर कर लेते हैं, और गेम से 7 से 1 दिन पहले इसको वापस से री इंजेक्ट कर लेते हैं या ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं अपनी ही बॉडी में। अब समझने की बात यह है कि आरबीसी का काम क्या है। तो आरबीसी का काम है ऑक्सीजन कैरी करना बॉडी में। ऑक्सीजन कैरी करेगा तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आदमी जल्दी थकेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से अपना ही जो ब्लड है उसको दोबारा बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, री इंजेक्ट करते हैं, और उससे खेल में जो एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ये बैंड है। इसीलिए रेड ब्लड सेल को इस तरीके से अगर आप उपयोग करते हैं खेलों में तो उसको डोपिंग की कैटेगरी में लाया जाता है। ये लीगली बैंड है। कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अनीमिया। अनीमिया में रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। यदि रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? ये इसका काम क्या है, इस तरीके से सोचो इसका काम क्या है। तो इसका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो इसके कारण से हमेशा थकान लगी रहेगी, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, सर दर्द होगा। अनीमिया का तो एक तरीका है कि हाँ आयरन डेफिशिएंसी के कारण से होता है, तो ऐसे फ्रूट्स या ऐसे वेजिटेबल्स खाएं जिसमें आयरन ज़्यादा हो, या फिर आयरन की गोलियां भी आती हैं, आयरन फॉलिक एसिड की, वो खा के भी अनीमिया से बचा जा सकता है। ये ज़्यादातर लड़कियों में ज़्यादा देखा गया है, और खासकर टीनेज गर्ल्स होती हैं उसमें अनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। उसके बाद में दूसरी जो डिसऑर्डर है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया लाइफ लॉन्ग एनीमिया है। इसमें क्या होता है कि ये इनहेरिटेड डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। इसमें हमारे जो बोन मैरो है उसी की कैपेसिटी कम होती है हीमोग्लोबिन तैयार करने की या आरबीसी तैयार करने की। तो क्योंकि आरबीसी तैयार करने की कैपेसिटी ही कम हो गई तो सीधी सी बात है कि उसके कारण से खून कम बन रहा है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम रहेगी। तो ये जीवन भर रहती है क्योंकि बॉडी में आरबीसी उतना बन ही नहीं रहा जितना बनना चाहिए। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो गोल होते हैं। गोल शेप उनको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और वियर एंड टियर भी कम होता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें ये जिस तरीके का हसुआ होता है उसको इंग्लिश में सिकल बोलते हैं, जिससे गेहूं काटते हैं, तो बिल्कुल उसी शेप में आ जाता है। ये शेप इसकी आप देखिए इस तरीके से है, ठीक है। ऐसा ही कुछ सिकल का भी शेप होता है। तो ये जो शेप है, अब इस शेप को गोल शेप से आप मैच कीजिए तो करीबन शेप में ही आपको लगेगा कि ये सिकल सेल इसका गोल शेप का 30% भाग है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 30% ही रहेगी। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है, क्योंकि ऐसा इसका शेप है तो इसमें वियर एंड टियर ज्यादा होता है। जहां एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल की लाइफ जो है 100 से 120 दिन होती है, इसकी लाइफ सिकल सेल की लाइफ मात्र 10 से 12 दिन होती है, 10 to 12 days। इसमें भी यही सारे निशानियां देखने को मिलती है, फटीग, वीकनेस, फास्ट हार्ट बीट। ये भी इनहेरिटेड है, मतलब जेनेटिक है, पेरेंट से चिल्ड्रन को होता है। अगला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में यदि कट लग जाए या किसी कारण से खून निकलने लगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, मतलब प्लेटलेट्स और फिब्रिनोजन है वो सही से काम नहीं करते। इसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है, प्लेटलेट्स आर लेस। ये भी अगेन इनहेरिटेड डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। तो इसको लेके सरकार के कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे थैलेसीमिया है जो कि लाइफ लॉन्ग एनीमिया है। इसको कम करने के लिए सरकार का एक प्रोग्राम है जिसमें बोन मैरो ही चेंज कर देते हैं।
तो बोन मैरो चेंज करने के लिए सरकार ने CIL कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है, जिसमें बोन मैरो चेंज करने, ट्रांसप्लांट करने के लिए जो सर्जरी होती है उसका खर्चा सरकार उठाती है। थैलेसीमिया जिनको हो रखा होता है उसमें लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, इसका खर्चा भी इसी में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना में सरकार उठाती है। अनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चों पर और टीनेज, जिसमें लड़कियां स्पेसिफिकली आती हैं, तो उनके लिए ये अनीमिया मुक्त भारत प्लान चलाया गया है। इसमें अनीमिया से लड़ने के लिए, आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आयरन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं, फॉलिक एसिड के कैप्सूल्स इसमें बांटे जाते हैं। तो ये थे दो प्रोग्राम भारत सरकार के चलाए हुए जो ब्लड डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए शुरू किए गए हैं। तो यहाँ तक तो टिश्यू की बात होगी, टिश्यू रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो सब हमने जान ली। अब कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। पहला है कि जितने भी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हम लोग मैमल्स हैं। मैमल्स क्या होते हैं? जिनमें मेमोरी ग्लैंड होता है अपने यंग वंस को खाना खिलाने के लिए, शुरुआत में फीड करने के लिए जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनको मैमल्स बोला जाता है। दूसरा, इनके कान में 3 हड्डियां होती हैं, मैलस, इंकस, स्टेप्स। तो मैमल को कैटेगराइज करने के लिए ये 2 क्वालिटी होना जरूरी है। हम लोग भी मैमल्स में ही आते हैं, ह्यूमन बींग्स मैमल में आते हैं। तो जितने भी मैमल होते हैं उनके आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है ऊंट, कैमल। कैमल जो रेगिस्तान में मिलता है। तो यदि कैमल देखा होगा या कैमल की फोटो देखी होगी तो देखा होगा कि उसकी पीठ पे एक हम्प बना रहता है, कुब निकली रहती है। इसमें वो अपना फूड स्टोर करता है, फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और लंबी दूरी तक चलता रहता है। यही फूड जब कई दिनों तक इसको खाना नहीं मिलता है तो यहीं से ये अपनी एनर्जी जो है वो निकालता है, इसी हम्प से अपनी एनर्जी डिराइव करता है वो। इंडिया में ज्यादातर इस तरह के ऊंट मिलते हैं जिसमें एक ही हम्प होता है। अब एक ऊंट ऐसा भी है जिसमें 2 हम्प होते हैं, इसको बोलते हैं बैक्ट्रियन कैमल। बैक्ट्रियन कैमल। बैक्ट्रिया करके एक एरिया हुआ करता था पुरानी हिस्ट्री में, जो कि ईरान और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स को मिला के बनाया जाता था। तो यहाँ पे ये ज्यादा मिलता है इस तरह का कैमल, इसीलिए इसको बैक्ट्रियन कैमल बोला जाता है। ये ठंडे रेगिस्तान में मिलता है ज्यादातर। इसमें 2 हम्प्स होते हैं। इसको डोमेस्टिकेटेड यानी इसको पाला भी जाता है और ये जंगलों में भी मिलते हैं। जो जंगलों में मिलते हैं बैक्ट्रियन कैमल, वो इस टाइम में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दुनिया से खत्म होने की कगार पे है। दुनिया में सिर्फ इस टाइम 1000 ही बचे हैं, 1000 से भी नीचे ही इनफैक्ट। अभी रिसेंटली 2023 दिसंबर में इंडियन आर्मी ने बैक्ट्रियन कैमल का इस्तेमाल किया है चाइना के साथ में लगते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC पे इसका इस्तेमाल किया है। वहां पे जो भार है ढोने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं एक कैमल की जो तैर सकता है। जनरली जब भी कैमल के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ में रेगिस्तान आता है दिमाग में। रेगिस्तान मतलब वहां पे पानी नहीं मिलता है। लेकिन एक ऐसा भी कैमल है जो पानी के पास में रहता है और पानी में तैर भी सकता है। इस पे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आया था 2016 में, और ये है खराई कैमल। खराई शब्द खारे से हुआ है, खारा पानी। ये इंडिया में गुजरात में कच्छ में मिलता है। कच्छ के पास में समंदर है तो यहाँ पे घंटों तक तैर सकते हैं। इसको गुजराती में दरियात्रु भी बोला जाता है। दरिया मतलब समंदर, और समंदर में तैरने वाला तो तरु। ये प्रॉपर्टी और किसी और कैमल स्पीशी में नहीं देखी गई है। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज और आर यूनिक अबाउट खराई कैमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया? इसमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है इट इज केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। सही है, ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स। ये भी सही है क्योंकि उन एरियाज में मैनग्रोव्स ही मिलते हैं प्लांट, तो इन्हीं पे वो जिंदा रहते हैं। तीसरा है इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। तो इसको पाला भी जाता है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। तो इस अनुसार से ए ऑप्शन जो था वो सही था।
ये तो था कैमल के बारे में। दूसरा हमने रीसियस मंकी की बात की, तो रीसियस मंकी में एक चीज बता देता हूँ कि एल्बर्ट टू नाम का एक रीसियस मंकी था। यही मंकी पहली बार स्पेस में गया, पहला मैमल जो स्पेस में गया था उसका नाम है एल्बर्ट टू। हमारे दिमाग में हो सकता है कि लाइका का नाम आए। लाइका हम लोगों ने रट रखा होता है। लाइका करके एक डॉग थी जो स्पेस में फर्स्ट टाइम गई थी। डॉग भी मैमल ही होता है। लेकिन लाइका के बारे में बता दूं कि लाइका फर्स्ट मैमल थी जिसने अर्थ के पूरे चारों तरफ ऑर्बिट किया था। ठीक है, उसके जो वो जो ऑर्बिट है उसमें वो घूमी थी। जब हम बोन्स की बात कर रहे थे तो बोन्स में एक प्रोटीन की बात की थी जिसका नाम है कोलेजन। उसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, क्योंकि ये कोलेजन जो है बोन्स में तो मिलता ही है, उसके बाद में ये स्किन में भी होता है। एरियलर टिश्यू की जो हमने बात की थी उसमें भी होता है, उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन ही है, और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन ही है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, 30%। टोटल जितने प्रोटीन है उसका 30% ये कोलेजन ही होता है। ये हमारे स्किन, मसल्स, बोन्स, टेंडन, लिगामेंट यानी कनेक्टिव टिश्यू उनको बनाने के लिए काम करता है। उसके बाद में ये ऑर्गन्स में भी पाया जाता है, जैसे इंटेस्टाइन हो गई जहाँ पे खाना पचता है, वहां से। फिर ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। फिर उसके बाद में इसका काम क्या है कि डेड स्किन को रिमूव करना, हमारी जो स्किन है उसको स्ट्रक्चर देना, उसको स्ट्रेंथ देना, उसको इलास्टिसिटी देना। शरीर को ये घेर के रखता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसका ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक बार जब प्लेटलेट्स काम करता है तो उसके साथ में स्किन का भी रोल आता है। तो स्किन के रोल में सबसे पहले कोलेजन ही है जो स्किन की कवरिंग ऊपर से फॉर्म करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कोलेजन के का जो टूटने का रेट है वो तेज हो जाता है। तो इसीलिए कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं कोलेजन की बात करते हैं, तो ये वही कोलेजन है। इसमें कोलेजन इंडक्शन थेरेपी भी एक होती है जो स्किन को फर्म रखने के लिए, टाइट रखने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी को कायम रखने के लिए कोलेजन इंडक्शन थेरेपी कराई जाती है। क्रायोजेनिक के बारे में छोटा सा यहाँ जान लेते हैं। क्रायोजेनिक्स इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ब्लड में जो नई टेक्नोलॉजी आई है ब्लड को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, उसमें क्रायोजेनिक्स का इस्तेमाल होता है, और हमने इसका मेंशन शुरू में एक जगह पे किया था। तो क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जो कि बहुत लो टेम्परेचर पे, कितने लो टेम्परेचर पे, तो -153 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पे जो इंजीनियरिंग की ब्रांच काम करती है, उस टेम्परेचर पे क्या होगा, तो उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक्स। -153 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन का अगर टेम्परेचर स्केल देखें तो उसमें 123 केल्विन। केल्विन के बारे में जिनको अंदाजा नहीं है उनके लिए बता देता हूं कि 273 केल्विन पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। अब -153 डिग्री सेल्सियस ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे रीजन है कि हमारे आसपास में एयर में जो गैसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यदि अगर -153 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है तो ऐसी स्थिति में हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में जो फ्रीली अवेलेबल गैसेस हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इसीलिए -153 डिग्री सेल्सियस को क्रायोजेनिक्स के लिए एक मार्क माना गया है। इसका यूज किस लिए करते हैं, तो एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत यूज है। एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जहाज में, वो सारे के सारे क्रायोजेनिक बेस्ड ही होते हैं, कि उनमें ये क्षमता होती है कि वो अपने अंदर में टेम्परेचर -153 से नीचे मेंटेन करके रख सकें। इसके अलावा स्पेस रिसर्च में भी यूज होता है, कि जो रॉकेट भेजे जाते हैं, इसमें नई जो अभी टेक्नोलॉजी है जिसमें चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था उसमें GSLV MK3 से लॉन्च हुआ था। इसमें भी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, जिसके अनुसार से जो फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोजन को ले जाते हैं। तो वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी में हमने ये उपलब्धि पा ली है। इसके अलावा MRI में भी, जब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस्तेमाल होता है, जो बड़ी बड़ी मैगलेव ट्रेन में क्रायोजेनिक्स
टेक्नोलॉजी का ही यूज़ होता है। तो ये तो था क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके साथ में ये टिश्यू का टॉपिक खत्म होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज में अगला टॉपिक हम लोग लेके आएंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स।